गुड मॉर्निंग बच्चों। भाषा के अंतर्गत आपने पिछली कक्षा में मात्रा और शब्द के बारे में पढ़ा, तो हम शब्दों को जानने के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे जितने भी आप प्रकरण पढ़ेंगे, जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, वो शब्दों से संबंधित होंगे। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो संज्ञा भी एक शब्द है, यानी आप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन आदि के संबंध में जो भी जानकारी लेंगे वो शब्दों से संबंधित जानकारी होगी। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द है उनके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा भी एक शब्द ही होगा, सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम भी एक शब्द की ही जानकारी है। फिर विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, ये सब शब्दों के अंतर्गत आएंगे। यानी हमारी जो परिभाषा होगी वो हम शब्द से संबंधित करके लिखेंगे। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं या करने का ज्ञान कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों से किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो तो उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। तो आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर प्रत्यय लिखे हुए हैं या जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, उन सब टॉपिक्स में जो उनकी परिभाषा है वो शब्दों से शुरू हुई। तो यानी यहाँ पर हम शब्दों की जानकारी लेंगे, शब्दों की पहचान करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक लेते हैं संज्ञा। अब संज्ञा से संबंधित मुख्य बात यह है कि ये जो संसार है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, और उन वस्तुओं की हमें पहचान हो, हमें जानकारी हो, तो इसके लिए हमने उनके नाम रखे हुए हैं। जैसे ही किसी वस्तु का नाम लिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, किसी स्थान का नाम लिया जाता है, तो हमें उसकी पहचान हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये है तो ये बोर्ड, इस बोर्ड से हमें इसके नाम की पहचान हो गई। ये डस्टर, तो ये जो वस्तु है इसका एक नाम है और उस नाम से इसकी पहचान है। तो इसी तरह से संसार में जितनी भी तरह की चीजें हैं उनकी पहचान उनके नामों से होती है। तो व्याकरण के अनुसार नाम ही संज्ञा है। ठीक है, नाम ही संज्ञा है, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सम्यक ज्ञान जिसका हो, अच्छी तरह पहचान जिससे हो, वह संज्ञा है। ठीक है, हवा देने वाला पंखा। ठीक है, हवा के आने जाने के लिए खिड़की। तो ये जो शब्द हैं वो हम सीखते हैं, और सीखने के साथ साथ हम उससे उनकी पहचान भी बनाते हैं। तो इस तरह से हम छोटे रूप में संज्ञा को, संक्षेप रूप में संज्ञा की क्या परिभाषा कहेंगे? नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसे नाम से
समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखो बहुत सारे शब्द लिख रही हूँ और उन शब्दों में कुछ भिन्नताएं होंगी। भिन्नता का मतलब है कि वे शब्द किसी विशेष को बताएंगे, जैसे मोहन, ठीक है, जैसे शेर, जैसे नगर, जैसे सच्चाई, ये इस तरह से। और भी हम इसे लिख सकते हैं जैसे सोना, भीड़, ये अलग अलग प्रकार के मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं। और अगर हम इनकी पहचान करें कि ये क्या हैं, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मोहन एक व्यक्ति है। शेर एक पशु है, पशु के रूप में हम इसे प्राणी मान सकते हैं, ठीक है, प्राणी। फिर नगर, नगर एक स्थान है, नगर एक स्थान है। और सच्चाई एक भाव है, सच्चाई एक भाव है। सोना एक द्रव्य है, द्रव्य है, धातु है, ठीक है। और भीड़ एक समूह है, भीड़ एक समूह है। इस तरह से हमने ये अलग अलग शब्दों को पहचाना और वो शब्द विशेष किसके नाम है ये तय किया। जैसे सच्चाई भाव का नाम है, नगर स्थान का नाम है, शेर पशु या प्राणी का नाम है। शेर जैसे पशु और प्राणी जो है वो एक जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर शेर को आप जाति मान सकते हैं, शेर को आप जाति मानेंगे। और जाति किसे कहते हैं? एक विशाल समूह में जो समानताएं प्राप्त होती है, समान लक्षण जो प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर जाति निर्धारित की जाती है, ठीक है। अब जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं तो सभी उसे सड़क ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि सड़क पे एक सामान्य विशेषताएं होती है, एक समानता होती है, समूह विशेष में एक जैसी समानताएं दिखती है या फिर एक जैसा लक्षण दिखाई देता है। जैसे 4 पैर का जो प्राणी होगा वो पशु कहलाता है, ठीक है। जो अपने पंखों से उड़ता है वह पक्षी कहलाता है। तो ये उनमें जो सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, सामान्य विशेषताओं को एक जैसा जहाँ प्राप्त करते हैं, सामान्य विशेषताओं को जब हम एक जैसा जहाँ प्राप्त करते हैं वह जाति कहलाती है, ठीक है, वह जाति कहलाती है। और इसी से ये जाति वाचक संज्ञा हुई, ठीक है। तो अब जैसे हमने अलग अलग यहाँ पर पहचान की इनकी, तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यही होगा, आपका पहला प्रश्न यही होगा। पहला प्रश्न है संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जहां पर हम ये लिखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो अब जब हमने जो सीखा, अभी इतने सारे शब्द हमने लिखे और उनसे हमने जो सीखा उसके अनुसार ही हम उसकी परिभाषा बनाएंगे। तो हमने शुरुआत में ही कहा था ये शब्द है, तो शुरुआत भी हमारी शब्द से ही होगी। देखो उत्तर, जो शब्द किसी व्यक्ति, हमने मोहन नाम लिखा था और वो व्यक्ति के अंतर्गत आया था। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का, ये यहाँ पर मुख्य शब्द है, नाम का
कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 मैं आप जो आपके सामने दिख रहा है वो नाम लिख सकते हैं, जैसे पंखा। ठीक है, पंखा, सड़क, सेना, पक्षी, ईमानदारी, दारी आदि। ये आपका पहला प्रश्न है और आपको जो समझाया गया है उसके आधार पर ही इसकी परिभाषा बनी है। क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा, सड़क, सेना, पक्षी, ईमानदारी आदि। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि जो शब्द, जो संज्ञा है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नाम है और ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आई ना ये बात? अब देखिए, जो हमने लिखा है उसी के आधार पर इनके भेद तय हो जाते हैं। या हम देखो अपने आसपास आमने सामने जितनी भी प्रकार की चीजें देखते हैं उनके वर्गीकरण के हिसाब से जिस तरह के संसार में वस्तुएं मिलती है वैसे उनका नाम रख दिया गया है और वही संज्ञा के भेद हुए। तो देखो आगे हम इसे लिखते हैं। संज्ञा संज्ञा के भेद, भेद कहिए या प्रकार कहिए। प्रकार, अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारे शब्द लिखे और उनके आधार पर ही हम उनके भेदों को लिखने की कोशिश करते हैं। हमने पहले मोहन लिखा। मोहन एक क्या है? व्यक्ति था, तो व्यक्ति के बारे में बताने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर वाच होता है बोलना। ठीक है, और वाचक यानी बोलने वाला, यानी जो व्यक्ति के बारे में बोलता है या व्यक्ति के बारे में बोलने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर नंबर 2 है जाति वाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला है भाव वाचक संज्ञा। ठीक है, फिर नंबर 4 द्रव्य वाचक संज्ञा और अंत में है 5वां समूह वाचक संज्ञा। इस तरह से तो आपने जाना, यहाँ पर समूह के रूप में हमने सेना लिया था, द्रव्यवाचक के रूप में हमने सोना लिया था, भाववाचक में हमने सच्चाई, ईमानदारी ये शब्द लिए थे, जातिवाचक के रूप में हमने शेर, पक्षी, पेड़ ये सब लिए थे और व्यक्तिवाचक के रूप में हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया था, जैसे मोहन, सोहन, राम,
सीता आदि। ठीक है, तो इस तरह से ये संज्ञा के भेद यानी प्रकार कितने हुए? 5। ठीक है, अब आपको प्रश्न के तौर पर दूसरा प्रश्न यही लिखना है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उनके नाम लिखिए। तो मैं वापस बोल देती हूँ, संज्ञा के 5 प्रकार हैं और 5 में पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना? अब हमने जो मेन परिभाषा लिखी थी, जो संज्ञा की परिभाषा लिखी थी, वैसे ही परिभाषा इन सब के साथ चलती जाएगी। जैसे आप व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक में क्या खास होगा? यानी यहाँ पर व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होगा। ठीक है, व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होगा। व्यक्ति तो होगा लेकिन ये विशेष होगा। विशेष अर्थ इस अर्थ में होगा कि वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह दुनिया में एक होता है। जैसे हिमालय, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? वैसे तो ये व्यक्ति नहीं है क्योंकि ये तो एक पहाड़ का नाम है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पहाड़ में भी वह एक विशेष नाम का बोध करा रहा है। यानी दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय तो केवल एक ही है और वह विशेष है। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारों में भी हो, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत देश दुनिया में एकमात्र देश है। तो एकमात्र होने की वजह से वह विशेष हुआ। तो इसी तरह से आप अपना नाम लेते हैं तो आप दुनिया में एक हैं, एक होने की वजह से आप विशेष हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में विशेष के नाम का बोध होता है। ठीक है, और विशेष कौन होता है? जो एकमात्र होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर जातिवाचक में अभी मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा में बड़ा विशाल समूह होता है और उस समूह में सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जनरलाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, जनरलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि उनमें सामान्य विशेषताएं होंगी और वह सामान्य विशेषता ही जाति का निर्माण करती है। जैसे मान लो पेड़ लें, पेड़ यदि लेते हैं और एक झाड़ी लेते हैं या पौधा ले लेते हैं, पौधा, झाड़ी में आप समझेंगे नहीं, हम पौधा ले लेते हैं। इन दोनों में हम फर्क कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। पेड़ जो कि विशाल होगा, लंबा चौड़ा होगा, और पौधा छोटा होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होगा। कोई यदि पेड़ की तरफ देखकर कहे कि अरे ये पौधा देखो कितना बड़ा है, तो लोग कहेंगे अरे ये पौधा नहीं, ये तो पेड़ है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जनरलाइजेशन पाया जाता है, उसमें एक सामान्य विशेषताएं पाई जाती है, जो जमीन से काफी लंबाई तक जाता है, जो एक मजबूत तने से धरती के बहुत चौड़े भाग को कवर किए हुए होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी डालियां होंगी, पत्ते होंगे, और वो अपनी विशालता के रूप में जाना जाएगा और वो अपने आप को पेड़ जाति से संबंधित करेगा। ऐसे ही पौधा होता है छोटा सा, जिसका तना भी बहुत छोटा होता है, कोमल होता है। पेड़ के अपेक्षा वह काफी कमजोर भी होगा। जमीन के थोड़े से हिस्से को जिसने घेरा हुआ होगा, थोड़ी सी मिट्टी में जिसमें जड़ जमी रहती होगी, तो ये सामान्य विशेषताएं जहाँ मिलेंगी उसे हम पौधा कहेंगे। अब कोई पौधे को देख के कहेगी अरे देखो ये पेड़ यहाँ उगाया है, हालांकि छोटा पेड़ भी पौधे के रूप में ही होता है, लेकिन फिर भी पौधे और पेड़ में एक सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं और जो उनकी जाति का निर्धारण करती है। तो यानी
हमको एक बड़े समूह में जो सामान्य विशेषताएं मिलती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आप दरवाजे को खिड़की नहीं कह सकते और खिड़की को दरवाजा नहीं कह सकते, क्योंकि दरवाजा एक सामान्य विशेषताएं क्या रखता है कि वह आने जाने का एक मार्ग होता है। ठीक है, और खिड़की आने जाने का एक सामान्य रास्ता नहीं होता है, वह घर में प्रकाश हवा आने के लिए रखा गया स्थान होता है। तो इसलिए आप इन सामान्य विशेषताओं को समझते हुए इनकी जाति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या में आपको अधिक मिलेगा, जैसे पंखा, मान लो पंखा 3 पंखुड़ियां होंगी, चलाने पर वो हवा देगा, तो उसे हम पंखा ही कहेंगे, उसे हम कूलर या एसी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें सामान्य विशेषताएं अलग मिलती हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा यानी एक बड़े समूह को जो नाम दे, बड़े समूह का जो नाम हमें जिन शब्दों से बोध होगा, ज्ञात होगा, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब है भाववाचक संज्ञा। भाव हमारे मन से संबंधित होते हैं, हमारे दिल से संबंधित होते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं और इसे गिना भी नहीं जा सकता। जैसे मान लो हमने शब्द लिखा ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम नहीं देख सकते और ना ही हम उस ईमानदारी को गिन सकते हैं या माप सकते हैं, क्योंकि ये चीजें महसूस की जाती हैं, ये दिखाई नहीं देती। तो भाववाचक संज्ञा में भी आप उस मेन परिभाषा से संबंधित ही परिभाषा को लिखेंगे। थोड़े बहुत इन शब्दों के आधार पर उन परिभाषाओं में बदलाव या चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे इन परिभाषाओं को लिखने की। फिर द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, चीज। जो चीजें हमारे उपभोग में आती हैं, जो चीजें हमारे काम में प्रयोग आती हैं, तो उन्हें हम पदार्थ कहते हैं और उन पदार्थों का नाम ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे लकड़ी हमारे प्रयोग में आ रही है, लोहा हमारे प्रयोग में आ रहा है, आटा है जो खाने की वस्तु के रूप में हमारे प्रयोग में आ रहा है, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समूहवाचक। समूह, एक बड़े समूह के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अभी हम इनके परिभाषाओं को लिखने का प्रयास करते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हम परिभाषाएं किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंपल बातें आपको इन शब्दों के आधार पर समझनी पड़ेगी। शुरुआत में मैंने कहा कि आप ये समझो कि हम अभी शब्दों का ज्ञान ले रहे हैं, एक एक शब्द की हम पहचान कर रहे हैं, तो हमारी परिभाषा जो शब्द, इनसे ही शुरू होगी। ठीक है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को यहाँ पे छोड़ दें, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको परिभाषाएं बनानी आएंगी, क्योंकि हमने शुरू में एक जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए, जो शब्द किसी विशेष को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उस खास के नाम का ही बोध कराएगा और खास नाम का बोध कराने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में भी आप इसी प्रकार की परिभाषाओं को बना सकते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जाति या समुदाय के नाम का बोध होता है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे और लिखने के साथ साथ हम इनके बारे में समझेंगे भी सही। फिर द्रव्यवाचक, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, पदार्थ जो हमारे उपयोग में आता हो, प्रयोग में ले जाने वाली चीजें हों, तो उनके नाम का बोध कराता है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो आज हमारा अभी समूहवाचक संज्ञा बच गया है, क्योंकि समय हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आपको 2 प्रश्न करने हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।